दोस्तों मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स उसको लाइटली ले जाते हैं, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंस में, या मान लो कि भाई नॉर्मली आप बंदा अपने आप को फिट ही समझता है कि भाई आपका रिटर्न हो गया है, फिजिकल भी हो गया है, अभी मेडिकल में मेरे को क्या दिक्कत होगी। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपन टाइम रहते उसको मेडिकली फिट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इस मेडिकल में रहती है जो टाइम रहते अपन हाथ मतलब उसको सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो हो सकता है कि भाई आप मेडिकली अनफिट होने वाले हो लेकिन फिट हो जाए। भगवान ना करे कि भाई आप मेडिकली अनफिट हो, मेडिकली फिट ही रहें। लेकिन फिर भी अपन को क्या है कि भाई पहले से प्रिकॉशंस लेकर रखना जरूरी है जब मेडिकल के लिए अपन जा रहे हैं, कि भैया ये चीज़ें चेक होती हैं। अगर कुछ अपने में कमियां हैं तो अपन टाइम रहते इसको सुधार सकते हैं। या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी टिप्स इसमें हैं ऐसी जो कि मैं आपको बताऊंगा उन टिप्स के अंदर, कि भाई आप किस चीज़ का ध्यान रख के अपने मेडिकली अनफिट होने से उसमें आप बच सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। आपकी आंखें हैं जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ग्लासेस वगैरह आपको अलाउड नहीं है इसमें लगाना, कोई भी तरह की सर्जरी इसमें अलाउड नहीं रहती है। लेकिन किस तरह से आप सर्जरी करवा के भी बच सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्क्विंट आंखों में नहीं होना चाहिए, इन द सेंस है कि भी आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, मतलब आप देख रहे सीधे लेकिन आपकी एक आंख टेढ़ जा रही है, दोनों आंख टेढ़ जा रही है, उस तरह से उसमें नहीं होना चाहिए। आपकी आंख चेक होती है तो आंख में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे चेक होता है मैं आपको पहले बता दूं। कि भाई नॉर्मली जो आंख जो चेक होती है उसमें आपको सामने एक बोर्ड रहता है जिसमें कि भाई आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपके जो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, या फिर हिंदी में भी रह सकते हैं, क करके रहेंगे, तो वो आपको पढ़वाते हैं। तो एक आंख आपकी बंद करवाते हैं और बारी बारी आंखों से उसमें पढ़वाते हैं। तो अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो ही डॉक्टर उसमें पॉइंट लिखता है। बाकी वहाँ पे कोई भी ऐसी मशीन नहीं होती है कि भाई उससे आपको कुछ अलग चेक किया जाए। जैसे कि भाई स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं अगर लासिक सर्जरी करा के जाऊँगा तो पता होगा क्या। तो नॉर्मली इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप लासिक सर्जरी करवाते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने का गैप रखिए मेडिकल से पहले, उससे पहले, ताकि भाई आपके जो आंखों में गीलापन है वगैरह वो उनको ना दिखे और आपको वहाँ पे बताना नहीं है कि भाई मैंने लासिक सर्जरी करवाई है, क्योंकि उनके पास में ऐसी कोई मशीन नहीं होती जिससे कि डिटेक्ट हो पाए कि भाई आप सर्जरी करवा के आए हैं। लेकिन डॉक्टर को शक हो जाता है, या मान लो कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मेडिकल में के ग्राउंड पे कुछ ना कुछ आपके आँख में कमी है और वो आपको पॉइंट दे देते हैं। फिर आप मेडिकल के लिए जाते हैं, मतलब री मेडिकल के लिए जाते हैं, अपील करते हैं। वहाँ पे आप सोचते हैं कि नहीं यार अब मैं सर्जरी करवा लेता हूँ, तो वैसा नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। वहाँ पे जो रहते हैं इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि आपकी सर्जरी को पकड़ लेंगे, तो उस समय नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपके पास में अच्छा खासा गैप है तो आप करवा सकते हैं, और जो डॉक्टर है उसका सलाह लेके उसके बाद ही आप इसको करवाएं। नाक में अगर आपकी एक हड्डी वगैरह जो साइड में रहती है उसमें से कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसकी कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। प्लस आपकी जो सांसें होती हैं वो चेक करते हैं वो लोग दोनों साइड से करके, एक बार इससे बंद करा के एक बार इसे बंद करके, अगर दोनों में सांसें वगैरह मतलब हवा वगैरह ठीक से आ रही है तो आप मेडिकली फिट है, नहीं तो उसको आपको मेडिकली अनफिट देंगे। उसके बाद में भाई नॉर्मली एक्सरे वगैरह होता है, जो आपकी चेस्ट वगैरह देखते हैं, उसमें अगर कोई छोटी मोटी बीमारी का देखते हैं। टीबी वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई टीबी जैसी कोई बीमारी होती है जिसका भी लंबा इलाज चलता है, तो ट्रेनिंग में आपको इससे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वो आपको उसमें, अगर आपको उसमें टीबी आ गया तो उसको आपको मेडिकली अनफिट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम हाथ की बात करें तो आपको इसमें कैरिंग एंगल दिखाते हैं, आपको सामने ऐसे हाथ करके दिखाना होता है। तो आपका जो ये एंगल होता है ये चेक किया जाता है। इसमें आपका ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो बॉयज़ रहते हैं उसके लिए 18 डिग्री तक चलता है, 18 डिग्री तक डॉक्टर अलाउ करता है। गर्ल्स के लिए 20 डिग्री तक भी इसमें अलाउ रहता है। ये कैरिंग एंगल के बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किए, तो इसमें क्या नॉर्मली 19-20 डॉक्टर इसमें छोड़ देता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं डॉक्टर्स। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि भाई आपका डॉक्टर कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो 18 डिग्री पे ही अटक जाएगा, और अगर थोड़ा सा लीनियंट है तो हो सकता है कि भाई आगे पीछे उसको करे। तो 18 डिग्री फॉर बॉयज़ एंड 20 डिग्री फॉर गर्ल्स चल जाता है नॉर्मली। तो ये हो गया कैरिंग एंगल की बात। और उसके बाद अभी कैरिंग एंगल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब वेपन्स वगैरह पकड़ते हैं तो अगर आपका कैरिंग एंगल सही नहीं है तो उसको आपको वेपन पकड़ने में दिक्कत होगी और आगे चल के ट्रेनिंग में भी दिक्कत हो सकती है। कैरिंग एंगल ठीक करने के भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं कि भी आपने कर लिया तो हो सकता है इसमें 1 साल 1.5 साल भी लग जाए आपको। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पैर पे। पैर में आपका क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फ्लैट फुट, एक नॉकनी, वो चीज़ें चेक की जाती है। नॉकनी से बात कर लेते हैं। नॉकनी में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 2 तरीके से चेक होता है। सबसे पहला तरीका रहता है कि भाई आपको सीधा खड़ा कर दिया जाएगा, आपके जो पैर हैं
वो दोनों ऐसे जोड़ दिए जाएंगे, मतलब आपके अंगूठे भी जुड़े होंगे, पीछे में आपकी एड़ी भी जुड़ी होगी। घुटने टच नहीं होने चाहिए, घुटने के बीच में उसमें गैप देखा जाता है। एक जो अलग पोजीशन रहेगी उसमें आपकी इस तरह से रहेगा, मतलब आगे से आपके अंगूठे खोल दिए जाएंगे पैर के और एड़ी आपकी जुड़ी रहेगी। फिर आपको देखा जाता है कि भाई आपके घुटने उसमें टच हो रहे कि नहीं है। नॉर्मली घुटने अगर थोड़े बहुत टच भी रहे तो चल जाता है, लेकिन घुटने से ऊपर में जो चर्बी रहती है वो अगर एकदम सट रही है तो उसमें पॉइंट लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि भैया घुटने टच ना होने चाहिए, थोड़ा बहुत घुटना टच होता तो चलता है। तो नौकनी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपका स्लाइडली नौकनी है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई है कि भाई आप क्या ट्रिक यूज़ करके वो जो स्लाइड नौकनी है उनको हटा सकते हैं। मतलब डॉक्टर को नहीं पता चलेगा कि भाई नौकनी है क्या करके, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर आई बटन में वीडियो डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि भैया कौन कौन सी एक्सरसाइज से जो है आप अपना नौकनी दूर कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूस 1 2 मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर आप स्लाइडली है तो आपको 6 महीने में भी इसका असर आ जाए, तो ये एक्सरसाइज करके आप इसको दूर कर सकते हैं। नौकनी नॉर्मली आपको इस 2 पोजीशन में खड़ा करके आपको उसमें चेक कर लिया जाता है। डॉक्टर पीछे से आके देखता है, आगे से भी आके देखता है कि भी और कोई डिफॉर्मिटी तो पैर वगैरह में नहीं है। उसके बाद में फ्लैट फुट को देखा जाता है। फ्लैट फुट नॉर्मली 2 तरीके चेक की जाती है, एक बार सिंपली आपको खड़ा कर दिया जाता है और डॉक्टर पीछे से और आगे से आके देखता है घूम के कि भाई आपको फ्लैट फुट है कि नहीं, क्योंकि उसमें जो आर्च बन रहा होता है वो नॉर्मली डॉक्टर्स ऐसे ही चेक कर लेते हैं। कई डॉक्टर्स होते हैं जो कि पानी में पैर रखवा के फिर आपको जो सूखी जगह वहाँ पे पैर रखवाते हैं, तो वहाँ पे अगर वो आर्च बन रहा होता है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, नहीं बन रहा होता तो उसमें डॉक्टर आपको फ्लैट फुट दे देता है। फ्लैट फुट अगर आपको है और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज लगती हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी एक्सरसाइज से आप फ्लैट फुट दूर कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अपन 1-1.5 साल पहले या अपन 6 महीने पहले उसको एक्सरसाइज करते हैं, अगर स्लाइडली है तो 6 महीने पहले, नहीं तो 1 या 2 साल में आप उसको दूर कर सकते हैं। भाई मेडिकल अगर आप अनफिट हो जाएंगे, आप बाकी चीज़ों में अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेडिकल के जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप में इसमें किसी में भी डिफॉर्मिटी है तो आप उसको एक्सरसाइज से दूर कीजिए ताकि आप मेडिकली अनफिट ना हो। वेरिकोज वीन के बारे में स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो मेरी नसें हैं उसमें मतलब दिख रही हैं, क्या करते हैं। इसमें पहली बात तो ये होती है कि कई बार क्या होता है कि अपन जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अपनी नसें वगैरह दिखने लगती हैं, तो वो कैटेगरी मतलब वेरिकोज वीन में नहीं आती है। वेरिकोज वीन में क्या होता है कि नसों का गुच्छा बन जाता है, तो वो गुच्छे तरह जो रहते हैं उस तरह से उसको में नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, अगर आप ऑपरेशन करा के जाना चाहते हैं कि वो विजिबल रहेगी नहीं विजिबल रहेगी, क्योंकि अगर स्लाइडली रहती है तो ऑपरेशन के बाद में वो विजिबल नहीं रहती है, लेकिन उसमें भी आपके मेडिकल के बीच में एटलीस्ट 6 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई अगर वेरिकोज वीन है तो मैं सर इसको मैं ऑपरेशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, ऑपरेशन कराने के बाद में वो विजिबल रहेगी नहीं रहेगी, और वो डॉक्टर आपको उसमें बता देगा। तो एटलीस्ट आप 6 महीने का गैप रख के उसमें आगे आप जा सकते हैं। उसके बाद में भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे एक्सरे आपका हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। और ईयर्स आपके जो कान वगैरह हैं आप वैक्स निकलवा के जाइए, डॉक्टर से भी निकलवा सकते हैं, खुद भी निकलवा के जा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार अगर आपके कान गंदे वैक्स है तो भाई डॉक्टर अगर चिढ़ गया तो आपको उसमें पॉइंट दे देगा और आपको वो पॉइंट आप तोड़वा सकते हैं बाद में रीमेडिकल में, लेकिन फिर भी आपकी भागादौड़ी बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि भाई आप कान वान सब साफ करके ही जाएँ। आपके हाइड्रोसिल वगैरह का चेक होता है कि भाई आपको हाइड्रोसिल वगैरह है कि नहीं है। आपके जो अंडकोश रहते हैं उसमें वो एक बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए, उसमें पानी भरा नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें आपकी पाइल्स वगैरह की भी चेकिंग होती है, पाइल्स वगैरह नहीं होना चाहिए वरना आपको इसमें पॉइंट मिल जाता है। और ये सब चीज़ें जो मेडिकल में हैं ये आपको ग्रुप में बिठाया जाता है, वहाँ पे आपको 1 बाय 1 बुलाया जाता है, 10-10 के ग्रुप में या कई बार 15-15 के ग्रुप में आपको इसमें बांट दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है। अभी आप बात करते हैं टीथ, दांतों के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए कि सर मेरे इतने दांत हैं तो क्या चलेगा क्या। नॉर्मली वैसे तो 28 दांत आपके काउंटेबल होने चाहिए, उससे अगर थोड़े कम रहेंगे तो भी डॉक्टर उसमें उसको मतलब उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन 28 दांत आपके काउंटेबल होने चाहिए। दांतों को भी साफ़ सुथरा करके थोड़ा अगर कैविटी वगैरह लगाओ, कैप वगैरह आपने अगर चढ़ा रखी है, कैप का भी क्वेश्चन बहुत आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैविटी वगैरह आप निकलवा के जाइए, वैसे कैविटी से उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सारे जो 28 जो आपके टीथ होंगे वो काउंटेबल होने चाहिए। इसमें डॉक्टर उतना स्ट्रिक्टली नहीं लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चला तो उसमें चल जाता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई इसमें तो नॉर्मली परमानेंट रिजेक्शन ही है। वैसे परमानेंट रिजेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, आपको रीमेडिकल का भी मौका दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको एक बार कलर ब्लाइंडनेस बोल दिया गया तो फिर जो आप रीमेडिकल के लिए भी जाएंगे तो वहाँ पे भी डॉक्टर आपको पकड़ लेगा और उसमें आपको पॉइंट टूटना मुश्किल हो जाता है।
कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाता है, एक बुक दी जाती है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपको कलर्स उसमें बताते रहना पड़ता है कि भाई कौन सा कलर है। ब्लैंक शीट भी आती है उसके अंदर में, तो उसमें तुक्का मारने की कोशिश करता है और वो फंस जाता है। तो वो कलर ब्लाइंडनेस का अगर एक बार आपको रिजेक्शन हो गया तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसको आप परमानेंट ही मान के चलिए। जो टैटू रहता है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने किए हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो अगर आपका टैटू बहुत ज़्यादा बड़ा है और सैल्यूटिंग हैंड पर है तो आपको उसमें रिजेक्शन मिल सकता है। आपको उसको मिटवा के आइए। अगर थोड़ा बहुत दाग रहता है जो कि थोड़ा विजिबल है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई रिलीजियस टैटू बना रखा आपने और वो सैल्यूटिंग हैंड पे है लेकिन छोटा है तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मली वैसे मैं आपको बता दूं कि भी टैटूज़ वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वैसे एक पॉइंट है एसएससी के थ्रू, लेकिन डॉक्टर्स टैटूज़ वगैरह पे उतना ध्यान नहीं रहते हैं, आपको उसमें उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा टैटू सैल्यूटिंग हैंड पे है, रिलीजियस टैटू नहीं है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो मेडिकल के ऊपर। मैंने जितने भी पॉइंट्स थे इसको कवर करने की कोशिश की। अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, या आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर चैनल पे आप अभी तक नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से वीडियोज़ का लाभ उठाते रहें। तो फिलहाल के दोस्तों, जय हिंद।